हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी और बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैं एग्जाम देने में बिजी था। क्लास लेने के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए आज यानी कि कल मेरे एग्जाम पूरी कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी की सामान्य जानकारी हमने देख ली थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी कि जड़ होती क्या है। हमने पौधों को प्रकार पौधा का जो प्रकार देख लिए थे, पौधे किस टाइप के होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक वही होता है, पौधे किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रूट। यानी कि रूट होती क्या है। ठीक, रूट जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़। ये आज हम देखेंगे। ठीक, रूट या जड़ होती क्या है, यानी कि ये पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर यही पौधों का आधार महत्वपूर्ण भाग होता है वो जड़ ही होता है। ठीक है, क्या होती है? जड़ होती है। अब हम जड़ के बारे में आप थोड़ी बहुत संबंधित जानकारी देखेंगे। ठीक है, पौधे का वह भाग, यानी कि आपको सिंपल सी परिभाषा बताऊं कि जड़ की, कि पौधे का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश ऊपर की साइड होता है तो उसके विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है, क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। ठीक है, यानी कि पौधे का विभाग होता है जो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है और गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है, जड़ कहलाता है। जड़ पर पर्व में पर्व संधियां पाई जाती है। ठीक है, हमने क्या देखा कि पौधा का वह निचला भाग होता है जो, यानी कि कैसा भाग होता है पौधे का? निचला भाग होता है जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है। ठीक है, जड़ कहलाता है। ये हो गई इसकी सबसे यानी कि सिस्टमेटिकली तरीके से परिभाषा, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, यानी कि क्या होता है कि पौधे का वह भाग, पौधे का वह निचला भाग, वह निचला भाग जो प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है, जड़ कहलाता है। ठीक, जड़ कहलाता है। ठीक, जड़ किसे बोलते हैं, यानी कि पौधे का वह निचला भाग, जैसे कि ये पौधा है कोई, इसका वह निचला भाग है जो इस नीचे की ओर गति करेगा, यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है, और जमीन के अंदर क्या गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेगा, वो जड़ कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी सामान्य पहचान तो हमने देख ली कि जड़ होती क्या है। ठीक है, जो यानी कि अगर इसके हम, ये तो इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा आप समझ लो कि जैसे कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है ना, इसकी ये जड़ है, ये वाली, ये नीचे का भाग है जो जड़ है। ये कोई सूर्य का प्रकाश है, ठीक, सूर्य का प्रकाश कहां पर होता है? ऊपर, लेकिन ये इसके विपरीत दिशा में। ठीक, यानी कि सूर्य प्रकाश जमीन तक होता है, इसके विपरीत दिशा में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ठीक है, क्या करता है कि प्रकाश की विपरीत दिशा में, ये वृद्धि करेगा। अर्थात जो हमारा नीचे की ओर बल लगता है, यानी कि हम कोई भी चीज ऊपर से ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे की तरफ आती है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज को क्या मिलता है? नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण के बल की ओर गति करेगा। ठीक है, इसको ही क्या बोलेंगे? जड़ बोलेंगे। कैसे होता है? पौधे का निचला भाग होता है। ठीक, ये हरे रंग का नहीं होता, ठीक, पर्व में नहीं, हरे रंग नहीं, ठीक, हरा नहीं होता, पर्व में पर्व संधियां पाई जाती है। ठीक है, इसके हम आगे सामान्य लक्षण देखेंगे। ये तो मैंने आपको जड़ समझा दिया क्या होती है, ये परिभाषा आप देख लो, उतार लो, फिर इसके आगे सामान्य लक्षण भी देखेंगे। ठीक, आपने उतार ली होगी, तो हम आगे पढ़ते हैं इनके सामान्य लक्षण। तो जड़ के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं जड़ के सामान्य लक्षण। जड़ लक्षण पढ़ते हैं इसके कि लक्षण क्या क्या है। इंपॉर्टेंट लक्षण देखेंगे जो हमारे काम के हैं। ठीक, पहला लक्षण तो
हमने आपको बता ही दिया था कि प्रकाश के विपरीत, प्रकाश के विपरीत या गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है, कर्षण बल की और गति करता है। ठीक, हमने आपको पहला लक्षण क्या बताया कि प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने जड़ भी बनाई थी। ठीक है, ये प्रकाश के विपरीत हो गई और गुरुत्वाकर्षण के बल के और हो गई। ठीक है, दूसरी चीज कि यह हरे रंग की नहीं होती, हरे रंग की नहीं होती, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, नहीं करती। ठीक है, जड़ें जो हरे रंग की नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। ठीक है, लेकिन इसका कार्य होता है, कुछ जड़ों का कार्य, कुछ जड़ों का कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना होता है, संग्रहण करना होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का तो कार्य नहीं करती, लेकिन कुछ जड़ें होती है जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करती है, जैसे कि गाजर है, मूली है, वो खाद्य पदार्थ के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसका अगर यानी कि कार्य पदार्थों का संग्रहण, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा था, तो यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में भोजन का संग्रहण करती है कुछ विशेष प्रकार की जड़ें कार्बनिक खाद्य पदार्थों के रूप में। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है, खाद्य पदार्थों के रूप में संग्रहण करती है, वो यही होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि जड़ों पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं, दूसरी चीज जड़ों पर बड्स है जिन्हें बोलते हैं, पर कलिकाएं क्या है कि कलिकाएं अनुपस्थित होती है, कलिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक, यह है जब जड़ों के थोड़े को सामान्य लक्षण और भी देखेंगे हम आगे। तो ये थे यानी कि प्रकाश के विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती है, हरे रंग की नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती, लेकिन कुछ प्रकार की जड़ें हैं जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। ठीक है, जड़ों पर कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये थे 3 इंपॉर्टेंट लक्षण। इसके बाद में हम थोड़े और लक्षण देखेंगे, तब तक आप इनको उतार लो। ठीक, आपने उतार लिए होंगे, तो नेक्स्ट यानी कि 3-4 इंपॉर्टेंट लक्षण और लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इनको मिटाते हैं। रफ फास्ट टेस्ट। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जड़ है जिस पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जड़ के सबसे ऊपर वाले या सिरे वाले भाग पे एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। जड़ के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, संरचना होती है जिसे मूलगोप कहते हैं। इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। अभी तो इसका लक्षण है मूलगोप कहते हैं। ठीक है, जड़ पे टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूलगोप कहते हैं। ये भी इसके एक सामान्य लक्षण है, जैसे कि ये कोई जड़ है। ठीक है, इस पे कैसे टोपीनुमा संरचना पाई जाएगी। ठीक, कैसे ऐसे टोपीनुमा संरचना पाई जाएगी जिसे क्या बोलेंगे, मूलगोप। ये हो जाएगा मूलगोप। ठीक, हाँ ये क्या हो गया, मूलगोप। ठीक है, जड़ पर अनेक एक कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है। जड़ पर क्या होती है, एक कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है बहुत बारी, उन्हें मूल रोम कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। ठीक है, जड़ पर अनेक एक कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। इनका कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। ठीक, यानी कि हमने पहले भी पढ़े थे, वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण बोलते हैं। आप पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती एवं धनात्मक गुरुत्वाकर्षी कौन सा भाग होता है पौधे का, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, जो जड़ है
क्या होती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं धनात्मक गुरुत्वाकर्षी या धनात्मक जलकर्षी होती है, धनात्मक जलकर्षी होती है। ठीक है, आपसे एक चीज पूछा जाए कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या होती है और धनात्मक गुरुत्वाकर्षी क्या होती है, तो वो जड़ होती है। पर वो इसका यानी कि इस चीज का मतलब आप समझे हो, समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये कोई जड़ है, ठीक है, वो डायग्राम अलग है, मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं। जैसे कि ये कोई जड़ है, ठीक है, ये जड़ है अपनी, तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या होती है कि जैसे कि कोई प्रकाश आ रहा है तो उसके विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, कहां पे गति करती है? विपरीत दिशा में। तो प्रकाश का प्रभाव कम पड़ता है, प्रकाश कम होता जाता है, तो उसे बोलते हैं कि ऋणात्मक, यानी कमी होना। समझ लो, यानी कि सिंपल समझ लो कि अगर प्रकाश की कमी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? कमी हो गई तो वो ऋणात्मक हो गई। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करती है तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षी जलकर्षी कैसे होती है? जमीन के अंदर जल पाया जाता है तो जल की ओर गति करती है। ठीक, दूसरी चीज गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है, तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा बल बढ़ता है, जल का ज्यादा वो होता है, तो यानी कि जहां पर ज्यादा होगा वो धनात्मक हो जाएगा, जहां पर कम होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ लो कि जल है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं धनात्मक गुरुत्वाकर्षी या धनात्मक जलकर्षी होती है। ठीक है, ये तो पढ़ लिए थे हमने जल के सामान्य लक्षण। अब हम स्टार्ट करेंगे जल के पार्ट्स, यानी कि जल के कौन कौन से भाग होते हैं, तो आप इनको उतार लो। तो आगे स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे पार्ट्स, यानी कि टाइप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइपिकल रूट्स, यानी कि जड़ के सामान्य भाग और जड़ के भागों के बारे में हम इतने बढ़िया तरीके से देखेंगे क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन बन भी सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जड़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो जड़ के मुख्य भाग होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, जड़ है जो जिसके मुख्य भाग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो हम उनको एक एक करके नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। जैसे कि यानी कि हमारी जड़ की संरचना है, इसमें 5 भाग है: मूल को, विभाजन क्षेत्र, वृद्धि क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र और मूलरोम। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि होते क्या है। जैसे कि ये नीचे टोपिनो भाग होता है, ये जड़ का सबसे निचला भाग होता है जो मृदुवृत्ति की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जड़ का निचला भाग होता है। ठीक, क्या होता है? जड़ का निचला भाग होता है जो टोपिनो संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं? मूलकोप बोलते हैं। मूलकोप में किससे निर्माण होता है? मृदुवृत्ति कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जड़ वृद्धि करती है जमीन के अंदर, तो उनके कणों से, मिट्टी के कणों से या फिर मिट्टी की कठोर सतह से जड़ की मूल शीर्ष है, मूल शीर्ष जो यानी कि जड़ का शीर्ष भाग है उसकी रक्षा करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर तक फैला हुआ 1 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है जो होता है विभाजन क्षेत्र। अब इस विभाजन क्षेत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? विभाजन कोशिकाएं पाई जाती है जो लगातार विभाजित होती रहती है, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि विभाजन क्षेत्र जिसमें सेल पाई जाती है जो विभाजित होती रहती है वो होती है विभाजक कोशिकाएं जो विभाजन करती रहती है, जिससे क्या होती है? जड़ की वृद्धि होती है। ठीक है, जड़ क्या करती है? वृद्धि करती है विभाजन के दौरान। विभाजन होता है तो जड़ की वृद्धि होती है। इसके ऊपर पाया जाता है इलोंगेशन क्षेत्रीय रीजन, यानी कि वृद्धि क्षेत्र। ठीक है, वृद्धि क्षेत्र में क्या होता है कि जिसके यानी कि इसमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें कोशिका विभाजन तो नहीं पाया जाता, यानी उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता लेकिन वो लंबाई को दर्शाती है। यानी कि क्या होती है? यानी लंबाई में उनकी में वृद्धि होती है, लंबाई को दर्शाती है। इसके अंदर यानी कि मैंने अलग अलग टाइप से थोड़ा बना रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि ये वृद्धि क्षेत्र होती है इसमें कोशिकाएं लंबाई को दर्शाती है, तो इससे यानी कि जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद में परिपक्व क्षेत्र पाया जाता है जिसमें पूर्ण रूप से परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, परिपक्व क्षेत्र में क्या होता है कि पूर्ण रूप से परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यहीं से मूलरोम का विकास भी परिपक्व क्षेत्र से ही होता है। ठीक है, मूलरोम का विकास भी कहां से होता है? परिपक्व क्षेत्र से। ठीक है, और यानी कि जो जड़ के ऊपर सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें मूलरोम कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं होती है जड़ के ऊपर जो परिपक्व क्षेत्र से विकसित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूलरोम कहते हैं। इन मूलरोम का कार्य होता है यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि मृदा से जल खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, ये हो गए हमारे जड़ के सामान्य भाग। अब इनके बारे में एक एक चीज देखते हैं नॉर्मल तरीके से, यानी कि जिससे हमको और बेटर तरीके से समझ में आए और हम बेटर तरीके से लिख भी सके। यानी कि पूरी जानकारी तो मैंने डायग्राम से बता दी पर आपको लिखा भी देता हूं। ठीक है, तो आप इसको उतार लो डायग्राम को जो आपको काम दे। ठीक है, आपने उतार लिया तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज, इसके एक एक भाग को पढ़ेंगे प्यार से बढ़िया तरीके से। ठीक है, हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कौन सा भाग? जिसे बोलते हैं मूल रूट कैप। रूट कैप
जिसे मूल टोप, टोपी या मूल गोप भी बोलते हैं। ठीक, मूल गोप भी बोलते हैं। ये होता क्या है, ठीक, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जड़ का सबसे निचले भाग होता है। ठीक, जड़ का सबसे निचला भाग, जड़ का सबसे निचला भाग होता है, निचला भाग होता है जिसका निर्माण मृदुत्कीय कोशिकाओं से होता है, जिसका निर्माण मृदु उत्कीय कोशिकाओं से होता है। ठीक, कैसे होता है, जड़ का सबसे निचला भाग होता है मृदुत्कीय कोशिकाओं से होता है। ठीक, इसकी संरचना है जो टोपीनुमा होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, टोपीनुमा, यानी टोपीनुमा संरचना भाग होता है। टोपीनुमा संरचना का जो भाग होता है वो मूल गोप होता है। ठीक, इसका जो कार्य होता है क्या होता है, मृदा के कठोर कणों से मूल शीट्स की रक्षा करना। इसका एक ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि मृदा के कठोर कणों से, मृदा के कठोर कणों से मूल शीट्स की रक्षा करना। मैंने मूल गोप आपको बता दिया था। मूल गोप की संरचना होती है जो ऐसी होती है। ठीक है, जड़ के निचला भाग होता है। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया, इसके बारे में जानकारी भी दे दी है कि मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्माण होता है, निचला भाग होता है, टोपीनुमा संरचना होती है, कार्य होता है मृदा के कठोर कणों से मूल शीट्स की क्या करना, सुरक्षा करना। तो आप इसको उतार लो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विद्युत कोशिका क्षेत्र। ठीक, उतार लिया होगा। ठीक, ये हो गया अपना मूल गोप। फिर बात करते हैं हम कोशिका विभाजन क्षेत्र, जिसे विद्युत कोशिका क्षेत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र, ठीक है, ये विद्युत कोशिकाओं का बन होता है। कोशिका विभाजन क्षेत्र जो किस प्रकार की कोशिकाओं का बन होता है, विद्युत कोशिकाओं का, जिनमें लगातार नियमित रूप से विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यह है मूल गोप के ठीक ऊपर स्थित होता है। कहां पर, मूल गोप के ठीक ऊपर 1 mm लंबा होता है। यानी कहां पर होता है, पहली बात तो जैसे कि ये मूल गोप है। ठीक, इसके ठीक ऊपर वाला भाग होता है ये वाला। ठीक, जैसे कि ये कोई जड़ है, इसका ये मूल गोप है। ठीक, इसके जो ठीक ऊपर वाला भाग है ये होता है विभाजन क्षेत्र, यानी सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन क्षेत्र। ठीक है, मूल गोप के ठीक ऊपर होता है, 1 mm लंबा होता है। ठीक है, इसमें विद्युत कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें कौन सी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, विद्युत, कौन सी, विद्युत कोशिकाएं, विद्युत कोशिकाएं पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, विद्युत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जो लगातार यानी कि विभाजन करती रहती है, जो लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है, नियमित रूप से विभाजन करती है, विभाजन करती है। पर इसी विभाजन के कारण क्या होता है कि जड़ की वृद्धि होती है। जिसके कारण जड़ की वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, जड़ की वृद्धि होती है। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा, मूल गोप पढ़ लिया है और कोशिका विभाजन क्षेत्र पढ़ लिया है, सेल डिवीजन क्षेत्र, ये सेल डिवीजन रीजन पढ़ लिया है। आप इसको उतार लो। इसके आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, आपने उतार लिया होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, तीसरा नंबर का है उसके बारे में, उसका नाम है वृद्धि क्षेत्र। ठीक, तीसरा कौन सा है, वृद्धि क्षेत्र, वृद्धि क्षेत्र। पेन की साइज खत्म हुई है तो सही भर लेता हूं। नेक्स्ट है तीसरा हमारा कौन सा है, वृद्धि क्षेत्र। ठीक है, तीसरा कौन सा है, वृद्धि क्षेत्र।
ठीक है। वृद्धि क्षेत्र क्या होता है कि कोशिका विभाजन के ठीक पीछे, कोशिका विभाजन के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन क्षेत्र है, कोशिका विभाजन क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, या इसको हम पीछे भी बोल सकते हैं, यानी कि पीछे ही स्थित होगा, स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, ये कितने लंबाई तक फैला होता है इसकी, यानी कि जो इसका क्षेत्र होता है वो 1 से 10 mm तक होता है, 1 से 10 mm तक। इसका क्षेत्र कितना होता है, 1 से 10 mm तक होता है। और उसका यानी कि विभाजन क्षेत्र है जिसका कितना होता था, 1 mm था। ठीक है, इसका कोशिका यानी कि इसका क्षेत्र होता है वो 1 से 10 mm तक होता है और कोशिका विभाजन क्षेत्र के ठीक ऊपर या पीछे स्थित होता है। ठीक है, इसमें यानी कि इसकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, कोशिकाओं में क्या नहीं होता, कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि किस कोशिका, किस क्षेत्र की कोशिका में विभाजन नहीं होता, वृद्धि क्षेत्र की कोशिका में। लेकिन ये लंबाई को दर्शाती है, क्या करती है, लेकिन लंबाई को दर्शाती है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती है, लंबाई को दर्शाती है। ठीक है, ये लंबाई को दर्शाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है, या जो जड़ है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, हमने 3 क्षेत्र पढ़ लिए, वृद्धि क्षेत्र है और विभाजन क्षेत्र है और मूल को पढ़ लिए हैं, ये 3 भाग पढ़ लिए। इसके बाद हम चौथा जो भाग है वो स्टार्ट करेंगे अपना, क्या है कि वो है परिपक्व क्षेत्र। ठीक है, परिपक्व क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो वृद्धि क्षेत्र आपने उतार लिया है, इसके बाद में आप इसको देख लो, समझ लो, यानी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, कोशिका विभाजन क्षेत्र के ऊपर होता है, 1 से 10 mm तक होता है, लेकिन लंबाई को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं परिपक्वन क्षेत्र, 4th नंबर का। कौन सा क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन, तो गाइस हमने पढ़ लिया था विभाजन क्षेत्र, विभाजन क्षेत्र तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम चौथा क्षेत्र स्टार्ट कर रहे हैं, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र क्या होता है कि इसमें परिपक्व यानी नाम से ही पता चल रहा है परिपक्व, यानी कि इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, परिपक्व कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो ठीक है, हम बात करते हैं इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में इन कोशिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं होते, पूर्ण रूप से परिपक्व होती है, तो इनमें परिपक्व के लिए कोई और परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस क्षेत्र में मूलरोम का विकास है जो परिपक्वन क्षेत्र से ही होता है। ठीक है, मूलरोम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, परिपक्वन क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका कार्य होता है परिपक्वन क्षेत्र का, जो पौधों के बाह्य भागों को, यानी कि पौधा है उसके बाह्य भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य होता है, वो होता है परिपक्वन क्षेत्र का। तो ठीक है, हमने क्या देखा कि परिपक्वन क्षेत्र, हमने इनकी 4 है जो पार्ट्स पढ़ ली है रूट के। अब लास्ट पार्ट रह रहा है वो मूलरोम। तो मूलरोम होता क्या है, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, तो आप इसको उतारो फिर मूलरोम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं मूलरोम को। मूल रोम या रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर होती क्या है, रूट हेयर होती है यानी कि जड़ है उस पर पाई जाने वाली छोटी छोटी रूम जैसी या बाल जैसी संरचनाओं को मूल रोम कहते हैं। ठीक है, मूल रोम बोलते कैसे हैं, यानी कि जड़ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल जैसी संरचना को मूल रोम कहते हैं। ठीक है, मूल रोम जैसे कि कोई जड़ है, इसका वो भाग है, तो इस पे एक बाल जैसी संरचनाएं पाई जाएगी, इनको ही मूल रोम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं, बाल जैसी को मूल रोम कहते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, तो हम देखते हैं इनका कार्य होता है, वो होता है मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना। क्या होता है, खनिज व जल का अवशोषण करना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े, यानी कि
टाइप्स ऑफ रूट या पार्ट्स ऑफ रूट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रूट नहीं पार्ट्स ऑफ रूट पढ़े थे। तो पार्ट्स ऑफ रूट में हमने पांचों पार्ट्स देख लिए हैं, मूल, गोप है, परिपक्व क्षेत्र है, मृजोतक क्षेत्र है, वृद्धि क्षेत्र है और मूल रोग है। यानी कि सभी को आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको जो समझ में नहीं आया उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे क्लास लेते रहिए और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छा कंटेंट, यानी कि मेरा मोटिवेट बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, इससे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश भी करूंगा और भी यानी कि रिसर्च करूंगा टॉपिक के ऊपर, जिससे मैं आपको अच्छा से अच्छा यानी कंटेंट जो उपलब्ध करा पाऊं। ठीक, धन्यवाद। अभी तब तक के लिए धन्यवाद।